हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, इस चैनल में हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इस इनकम टैक्स के अंतर्गत हम इनकम फ्रॉम सैलरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने लास्ट टर्म में रिटायरमेंट भी पढ़ लिया है। आज आपको एक इसके आगे का जो इनकम फ्रॉम टोटल इनकम का एक नया हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको पढ़ेंगे। इनकम टैक्स के अंतर्गत आय का ये दूसरा स्रोत है। इनकम टैक्स के अंतर्गत आय का ये दूसरा स्रोत है और इस स्रोत के अंतर्गत यदि कोई करदाता या किसी व्यक्ति के पास कोई मकान है जिसको कि वो किराए पर उठा देता है और उस किराए से अगर उसको कोई आय हो रही है तो उस आय को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक के अंतर्गत कर योग मानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी करदाता के पास मकान है, चाहे एक मकान हो या अनेकों मकान हो, उन मकानों को यदि वह किराए पर उठा देता है और किराए से उसको कोई आय हो रही है तो वह आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक के अंतर्गत कर योग होती है। यह इनकम टैक्स के अंतर्गत आय का दूसरा स्रोत है। अभी तक हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे थे, वो आय का पहला स्रोत था और ये आय का दूसरा स्रोत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के अंतर्गत एक करदाता की आय को 5 भागों में बांटा गया है। उसके आय के जो स्रोत हैं 5 प्रकार के स्रोत हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आय का दूसरा स्रोत है, दूसरा हेड है। और अगर किसी करदाता के पास कोई मकान है, एक मकान है या अनेकों मकान हैं, उन मकानों को किराए पर उठा देता है और किराए से उसको जो आय हो रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग होती है। अब इस हेड में या इस शीर्षक में अनेकों प्रकार के प्रावधान दिए हुए हैं कि कैसे हम किसी करदाता की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आय निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, क्या प्रावधान है, उनको बहुत विस्तार से आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको भी हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम उस मकान को देखते हैं जो मकान करदाता का पूरे गत वर्ष में किराए पर उठा रहा हो। पूरे गत वर्ष में मकान किराए पर उठा रहा हो। नंबर ए में मकान पूरे गत वर्ष में किराए पर उठा रहा हो। किराए पर उठा रहा हो। देखिए, अगर करदाता के पास कोई मकान है और उस मकान को वो किराए पर उठा देता है और उस मकान को किराए पर उठाने से उसको कुछ आय हो रही है तो वो आय हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी शीर्षक के अंतर्गत कर योग होती है। अब हम उसमें देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत एक मकान का जो एनुअल वैल्यू होती है, जो वार्षिक मूल्य होता है, उसी पर टैक्स दिया जाता है। क्या होती है? जो एनुअल वैल्यू होती है, उस एनुअल वैल्यू के आधार पर ही हम मकान की सुविधा का मकान से आय ज्ञात करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? मकान का पहले एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस एनुअल वैल्यू में धारा 24 के अंतर्गत कुछ कटौतियाँ हैं, उन कटौतियों को घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद जो रकम आएगी वो आपकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हम पहला ऐसा मकान देखते हैं जो मकान पूरे साल किराए पर उठा रहा हो। कैसा मकान है? ये मकान हमारा पूरे गत वर्ष में किराए पर उठा रहा हो। अब ये नंबर 1 इसमें आता है, ऐसे मकान जो किराया जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। रेंट
कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, अगर कोई मकान पूरे गत वर्ष में किराए पर उठा हुआ है, कोई मकान पूरे गत वर्ष में किराए पर उठा हुआ है, उस मकान के जब हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मकान हमारा किराए पर उठा हुआ है वह रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है या रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है? देखिए, रेंट कंट्रोल एक्ट को हिंदी में कहते हैं किराया नियंत्रण अधिनियम। क्या कहते हैं? किराया नियंत्रण अधिनियम। देखिए, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर महापालिकाएँ हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इन नगर पालिकाओं के द्वारा या इन नगर निगम के द्वारा एक मानक किराया या स्टैंडर्ड रेंट घोषित कर दिया जाता है। एक प्रमाप किराया घोषित कर दिया जाता है कि कोई भी मकान मालिक इस किराए से अधिक किराया नहीं लेगा। क्या होता है कि उसमें एक मानक किराया घोषित कर दिया जाता है कि इस मकान का जो स्टैंडर्ड रेंट है वो इतना है। तो ये अपेक्षा की जाती है कि कोई भी मकान मालिक इस स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा किराया नहीं लेगा। और कुछ जो छोटे शहर हैं वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता, वहाँ पर कोई मानक किराया नहीं होता, वहाँ पर कोई प्रमाण किराया नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल ये समझना है कि पहले प्रकार के हमारे ऐसे मकान हैं जो रेंट कंट्रोल एक्ट या किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो मकान इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तो निम्नलिखित 3 रकमें हैं। क्या है? निम्नलिखित 3 रकमें हैं। उन 3 रकमों में जो रकम सबसे ज़्यादा होती है, उन 3 रकमों में जो रकम सबसे ज़्यादा होती है वह आपके मकान का वार्षिक मूल्य होती है। क्या होता है? वह मकान का वार्षिक मूल्य होती है। देखिए, इनकम टैक्स के अंतर्गत आपका केवल एनुअल वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है? वार्षिक मूल्य दिया हुआ है। परंतु हम अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं कि हम पहले निकालते हैं सकल वार्षिक मूल्य, ग्रास एनुअल वैल्यू पहले निकालेंगे और ग्रास एनुअल वैल्यू के द्वारा जो करदाता है उसके द्वारा यदि नगर पालिका कर का भुगतान किया गया है, कहे का भुगतान किया गया है, नगर पालिका कर का यदि भुगतान किया गया है तो नगर पालिका कर का जो भुगतान किया गया है उसको घटा देते हैं। कहे में घटा देते हैं? ग्रास एनुअल वैल्यू में। और ग्रास एनुअल वैल्यू में यदि हम म्यूनिसिपल टैक्स का जो भुगतान किया गया है उसको घटा देंगे तो हमारी एनुअल वैल्यू आ जाती है। तो हम यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्या अध्ययन कर रहे हैं कि निम्नलिखित 3 रकमों में जो रकम सबसे अधिक होती है उसको हम क्या मानते हैं? ग्रास एनुअल वैल्यू मानते हैं। अब वो रकमें आपकी कौन कौन सी हैं? 3 रकमें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 में है आपका, नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन मतलब नगर पालिका मूल्य। नगर पालिका मूल्य। देखिए, जहाँ पर मकान स्थित है वहाँ की जो नगर पालिका है वह एक मूल्य निर्धारित कर देती है, उसको हम नगर पालिका मूल्य कहते हैं। आपके सवाल में ये दिए रहेगा नगर पालिका मूल्य। इस नगर पालिका मूल्य को आप प्रमाप किराया नहीं मानना, आप स्टैंडर्ड रेंट नहीं मानना। ये स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट केवल वहीं दिया होता है जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है। अब यहाँ पर क्योंकि क्या दिया है? रेंट कंट्रोल एक्ट आपका यहाँ पर लागू नहीं है, तो यहाँ पर आपका प्रमाप किराया नहीं है। नगर पालिका मूल्यांकन ये होता है कि नगर पालिका द्वारा किसी मकान का एक मूल्य निश्चित कर दिया जाता है कि इस मकान का इतने किराए पर उठाया जा सकता है। तो आपका क्या हो गया? वो हो गया म्युनिसिपल वैल्यूएशन या नगर पालिका मूल्यांकन। अब दूसरा है फेयर रेंट। फेयर रेंट, इसको हम कहते हैं उचित किराया। अब उचित किराया क्या है? उचित किराया ये है कि नगर पालिका ने तो घोषित कर दिया कि भाई इस मकान का मूल्य 10,000 रुपये मासिक है, इस मकान को 10,000 रुपये मासिक पर किराए पर उठाया जा सकता है।
परंतु उचित किराया में ये है कि इस मोहल्ले में इस मकान वास्तव में कितने पर किराए पर उठाए जा सकते हैं, उचित किराया, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। वास्तव में ये मकान कितने पर किराए पर उठाया जा सकता है, तो इसमें वहाँ की लोकेलिटी देखी जाती है, उस मोहल्ले की लोकेलिटी देखते हैं कि इस मोहल्ले में इसी प्रकार के इसी सुख सुविधा का मकान कितने के किराए पर उठाया जा सकता है, वो आपका उचित किराया हो गया। और तीसरा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये आपको हो गया वास्तविक प्राप्त किराया। वास्तविक प्राप्त किराया, तो ये आपके क्या हो गए, ये 3 मूल्य निकल आए। एक तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, हमने बताया है कि नगरपालिका द्वारा जो मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। दूसरा फेयर रेंट, उचित किराया, जो उस लोकेलिटी के आधार पर जितने में वो मकान किराए पर उठाया जा सकता है। और तीसरा है एक्चुअल रेंट रिसीव, वास्तविक प्राप्त किराया। इन तीनों मूल्यों में जो मूल्य सबसे अधिक होता है वही उस मकान का ग्रास एनुअल वैल्यू होती है। इन तीनों रकमों में जो रकम सबसे अधिक होती है वही मकान का सकल वार्षिक मूल्य होता है। उपर्युक्त रकमों में जो रकम सबसे अधिक होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रास एनुअल वैल्यू। उसे हम कहते हैं ग्रास एनुअल वैल्यू। इसको हिंदी में कहते हैं सकल वार्षिक मूल्य। अब क्या करेंगे, मान लीजिए सकल वार्षिक मूल्य आपने निकाल लिया, इसमें हम कर देंगे जो म्युनिसिपल टैक्स होंगे, नगर पालिका कर होंगे, उसको माइनस कर देते हैं। अब इसमें करेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स। अब जो भी रकम होंगे उसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो रकम आती है उसको कहते हैं एनुअल वैल्यू। इसको क्या कहेंगे, ये आपकी एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा वह मकान जो पूरे वर्ष आपका कहे पर रहा है, किराए पर उठा रहा है, तो उस मकानों का जो पहला हमारा मूल्यांकन है जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, नॉट कवर्ड फ्रॉम रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर ऐसा मकान है तो आपको ये 3 रकमें सवाल में दी होंगी। तो तीनों रकमों को देख लेना है, जो रकम सबसे ज़्यादा होगी वही उस मकान की ग्रास एनुअल वैल्यू हो जाएगी। उस ग्रास एनुअल वैल्यू में हम म्युनिसिपल टैक्स घटा देंगे, घटाने के बाद जो रकम आएगी वो आपकी हो जाएगी एनुअल वैल्यू। अब देखिए, मान लीजिए किसी मकान का नगर पालिका मूल्य वार्षिक 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 10,000। जो उचित किराया है, फेयर रेंट है, वो 15,000 है, तो दूसरी रकम आपकी हो जाएगी 15,000। तीसरा देखेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव, जो वास्तव में उसको रेंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 13,000। अब इन तीनों रकमों में ज़्यादा कौन सी दिखा रही है, 15,000। तो 15,000 हमारी क्या हो जाएगी, ग्रास एनुअल वैल्यू 15,000 और लेस म्युनिसिपल टैक्स मान लीजिए कि 1,000 रुपये दिया गया है, तो 15,000 में हम क्या करेंगे, 1,000 माइनस कर देंगे, 14,000 रुपये हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब इस एनुअल वैल्यू में हम धारा 24 के अंतर्गत जो कटौतियां हैं उन कटौतियों को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो हमारी रकम आएगी वो हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस प्रकार से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सवाल लगाते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, नंबर 2, ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल
एक्ट के अंतर्गत आते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो बड़े बड़े नगर निगमें हैं, नगर पालिका हैं, महानगर पालिकाएँ हैं, जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू रहता है। वहाँ पर क्या लागू रहता है? रेंट कंट्रोल एक्ट। और इनके द्वारा एक मानक किराया घोषित कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड रेंट घोषित कर दिया जाता है कि अब आप इस रेंट से ज़्यादा किराया नहीं लेंगे। आप जो स्टैंडर्ड रेंट है इससे ज़्यादा कोई भी मकान मालिक किराया नहीं लेगा। तो यदि रेंट कंट्रोल एक्ट घोषित है तो उस दशा में क्या होता है? अगर रेंट कंट्रोल एक्ट घोषित है तो इस दशा में क्या होता है? इस दशा में हम देखते हैं कि हम जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर भी हम तीन जो मूल अभी लिखे थे उन तीनों मूल्यों को लिखते हैं। नंबर 1 में म्युनिसिपल वैल्यूएशन, नंबर 2 में लिखते हैं हम फेयर रेंट, उचित किराया, और तीसरा है एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये आपका एक अंतर आता है। इनका मूल्यांकन करने के लिए हम पहले इन तीनों मूल्यों को देखते हैं और इन तीनों मूल्यों में जो रकम सबसे अधिक होती है, कौन सी? व्हिच एवर इज हायर। जो रकम सबसे ज़्यादा होती है उस रकम को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब नंबर बी में देखते हैं। बी में हम दो मूल्य देखते हैं। बी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? दो मूल्य देखते हैं। एक तो स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। मानक किराए के लिए हमने भी आपको बताया था कि वहाँ के जहाँ पर नगर महापालिकाएं हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर एक मानक किराया घोषित कर दिया जाता है। तो यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है तो वहाँ पर यहाँ पर हमको क्या करना है? ये मानक किराया देख लेना है कि मानक किराया उस मकान का क्या है। नंबर 1 में, बी के अंतर्गत नंबर 1 में हमको क्या देखना है? स्टैंडर्ड रेंट। ये आपका बी के अंतर्गत आता है। और दूसरा मूल्य देखना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब इन दोनों मूल्यों में जो रकम सबसे ज़्यादा है, व्हिच एवर इज हायर। तो ये आपका निकल आया। इन तीनों मूल्यों में जो रकम सबसे ज़्यादा है यहाँ पर रख देंगे, इन दोनों मूल्यों में जो रकम सबसे ज़्यादा है यहाँ रख देंगे। इसके बाद अब इन दोनों मूल्यों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों मूल्यों की तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद जो रकम सबसे कम होगी, व्हिच एवर इज लेस विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये अगर मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है तो आपको 4 प्रकार के मूल्य सवाल में दिए रहेंगे। एक तो स्टैंडर्ड रेंट दिए रहेगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिए रहेगा, एक्सपेक्टेड रेंट या फेयर रेंट दिया रहेगा, और आपको वास्तव में रेंट रिसीप्ट दिया रहेगा कि उस मकान को कितने में कितना किराया मिला हुआ है। तो आपको इस चार्ट के आधार पर या इस टेबल के आधार पर आपको निकालना है कि आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले इन 3 मूल्य निकालेंगे जो हमने रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये मूल्य थे, पहले हम ये 3 मूल्य लिख लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो नगर पालिका द्वारा घोषित किया हुआ है, फेयर रेंट जो इसी प्रकार की लोकेलिटी के आधार पर उसी प्रकार की अन्य मकान संपत्ति का जो किराया होगा वो रख लेंगे, और वास्तव में मकान मालिक को कितना किराया मिला हुआ है। इन तीनों मूल्यों में जो मूल्य सबसे ज़्यादा होता है उसको यहाँ पर रख लेंगे। और बी में हम कर देंगे स्टैंडर्ड रेंट जो मानक किराया घोषित किया हुआ है वह किराया हो जाएगा, और वास्तव में जो
किराया प्राप्त है उसको भी रख लेंगे और इनमें दोनों में जो रकम ज़्यादा होगी उसको रख लेंगे। अब इस ज़्यादा वाली रकम में और इस ज़्यादा वाली रकम में, इन दोनों ज़्यादा वाली रकमों में जो रकम सबसे कम होगी, इन दोनों रकमों में जो रकम कम होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स को घटा देंगे तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एनुअल वैल्यू आ जाएगी। और उस एनुअल वैल्यू में धारा 24 के अंतर्गत जो कटौतियाँ हैं उन कटौतियों को घटा देंगे। घटाने के बाद जो रकम आएगी वो आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, इसमें लेस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्स और इसको घटाने के बाद जो रकम आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी एनुअल वैल्यू। ये तो ये तो आपका ऐसे मकान थे जो किराए पर उठे हुए थे। कैसे मकान थे, जो पूरे गत वर्ष में किराए पर उठे रहे हों। अब हम तो मतलब इसमें हम दो प्रावधान हमने देखे, एक तो ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं और ऐसे मकान जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनका हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उनका हमने पूरा। नंबर 2 में ऐसे मकान आते हैं जो किराए पर उठे हैं परंतु गत वर्ष में कुछ समय के लिए खाली रहे हैं। नंबर बी, किराए पर उठे परंतु गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली। देखिए, अगर कोई मकान संपत्ति ऐसी है जो किराए पर तो उठी हुई है, किराए पर तो हमने उसको उठाया हुआ है, परंतु कुछ समय के लिए वो मकान हमारा खाली है। अब नंबर 1 में क्या आ सकता है, मकान पूरे वर्ष खाली रहा हो। यदि कोई ऐसा मकान है जो गत वर्ष में इस वजह से खाली है, अगर कोई मकान ऐसा है जो गत वर्ष में इस वजह से खाली है कि करदाता अपने रोजगार की वजह से या अपने व्यवसाय की वजह से उस मकान में नहीं रह पा रहा है और जहाँ पर उसका रोजगार है, जहाँ पर उसका व्यवसाय है, वहाँ पर रह रहा है। अगर कोई करदाता अपने खुद के मकान में नहीं रह पा रहा है और वह मकान इस वजह से खाली है कि करदाता का व्यवसाय कहीं दूसरी जगह है या अपने व्यवसाय के लिए कहीं दूसरी जगह रह रहा है, जबकि उसके कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर कोई व्यक्तिगत हित उसका नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अपने मकान में, खुद के मकान में नहीं रह रहा है जिसको उसे किराए पर उठा देना चाहिए या उसको खुद उस पर रहना चाहिए, बल्कि अपने पिताजी के मकान में इस वजह से रहता है कि वहाँ पर उसको खाने की सुविधा है, वहाँ पर उसको बना बनाया खाना मिल रहा है। ऐसा न होना चाहिए। उसको इस वजह से अपने मकान पर नहीं रहना चाहिए कि उसका रोजगार कहीं दूसरी जगह है, उसका व्यवसाय किसी दूसरी जगह है। अगर इस वजह से मकान पूरे गत वर्ष में खाली रहा है तो उस मकान का जो सकल वार्षिक मूल्य है वो नील हो जाएगा। इसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। अगर मकान पूरे गत वर्ष में इस वजह से खाली रहा है कि करदाता कहीं दूसरी जगह व्यापार कर रहा है तो उस मकान की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। अब दूसरा, ऐसे मकान जो कुछ समय के लिए खाली हों। नंबर 2 में ऐसे मकान जो गत वर्ष में कुछ समय के लिए खाली हों। वो तो पूरे अवधि के लिए खाली था। अब नंबर 2 में ऐसे मकान जो गत वर्ष में कुछ अवधि तक
खाली रहे हों। अब देखिए, अब अगर मकान कोई करदाता का है, वो गत वर्ष में पूरे समय तक किराए पर नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक क्या रहा है, खाली रहा है, तो यदि ऐसी कंडीशन है तो पहले ये देखेंगे कि खाली रहने के बाद भी अगर मकान खाली है, अब खाली रहने में अगर गत वर्ष में मकान कुछ समय तक खाली है तो उस खाली रहने में दो कारण रह सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि खाली रहने के बावजूद भी जो प्राप्त किराया है, क्या है, जो प्राप्त किराया है वो अधिक है, सबसे ज़्यादा है, मतलब ये जो आपके फेयर रेंट है, प्राप्त किराया है, वो अधिक है। कैसे अधिक है, आपके जो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है और फेयर रेंट हैं उनसे सबसे यदि ज़्यादा है क्या, प्राप्त किराया, तो एनुअल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वास्तव में प्राप्त किराया। नंबर इसमें एक आ जाएगा, नंबर ए, खाली रहने के बाद भी प्राप्त किराए का अधिक होना। यदि मकान खाली भी है, खाली के बाद भी यदि आपका प्राप्त किराया क्या है, वो अधिक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर हो जाएगी एक्चुअल रेंट रिसीव। अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें लेस म्युनिसिपल टैक्स कर देंगे और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो रकम आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी एनुअल वैल्यू। तो अगर हमारा मकान इस वजह से खाली है कि कुछ समय तक खाली है, खाली रहने के बाद भी यदि प्राप्त किराया अधिक है, तो हमारा जो प्राप्त किराया होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। यदि प्राप्त किराया कम होना, प्राप्त किराया कम होना, ये तो आपका तैयार है, प्राप्त किराया अधिक होना। अब नंबर बी में प्राप्त किराया कम होना। देखिए, यदि प्राप्त किराया हमारा इस वजह से कम है कि मकान हमारा खाली है, अगर प्राप्त किराया हमारा इस वजह से कम है कि मकान हमारा खाली है, मकान कुछ समय तक खाली है, इस खाली रहने की वजह से हमारा प्राप्त किराया कम है, इस दशा में भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। इस दशा में भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ये क्या हो जाएगी, ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, घटाने के बाद जो रकम आएगी वो आपकी हो जाएगी एनुअल वैल्यू। समझ रहे हैं, मतलब अभी तो हमने ये देखा कि प्राप्त किराया हमारा ज़्यादा है, अगर हमारा मकान भी खाली है इसके बाद भी प्राप्त किराया ज़्यादा है। जब प्राप्त किराया ज़्यादा है तो हमारा जो प्राप्त किराया होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा मकान खाली है, इस वजह से प्राप्त किराया हमारा कम है। अगर मकान खाली है इसके बाद भी किराया कम है, तो जो किराया कम होगा, हमको जो किराया प्राप्त हो रहा होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम हो जाएगी। ये किस वजह से, अगर प्राप्त किराया इस वजह से खाली है, इस वजह से कम है कि हमारा मकान कुछ समय तक खाली है। ठीक है, हमारे अन्य कारण भी हो सकते हैं। नंबर सी, अन्य कारण। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो किराया है वो इस वजह से कम है कि हमने कम किराए पर मकान को उठा दिया है। हमारा मकान उठना चाहिए 5,000 का, हमारा कोई परिचित है उससे हम 4,000 रुपये ले रहे हैं। कभी कभी इस वजह से भी हमको कम किराया हो सकता है।
अन्य कारण ये हो सकते हैं कि हमारा प्राप्त किराया कम है, कि हमने कम किराए पर उठाया हुआ है। दूसरा हो सकता है किसी महीने का हमको किराया नहीं मिला है। अगर ऐसी पोजीशन हो सकती है, माने अन्य कारण, नंबर सी में आ जाएगा अन्य कारण। अन्य कारण में आपका आ जाएगा जैसे कम किराए पर उठाना, मकान को कम किराए पर उठाना। मकान को कम किराए पर उठाना। मकान को हमने कम किराए पर उठाया हुआ है, यह हमारा कोई अप्राप्त किराया, अप्राप्त किराए का होना। अब अप्राप्त किराया क्या है? मान लीजिए कि साल भर कोई किराएदार उसमें रहा मकान पर, और साल भर किराए के बाद उसने 10 महीने का किराया दिया, 10 महीने के बाद उसने 2 महीने का किराया नहीं दिया, 2 महीने किराया नहीं दिया। अब इस वजह से अगर हमारा मकान की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट है या उसका जो रेंट रिसीव्ड है, जो वास्तव में किराया प्राप्त है, इस वजह से कम है कि कोई किराएदार 2 महीने किराया नहीं देता और चला गया, वो भाग गया, इस वजह से भी हमारा जो प्राप्त किराया है वो कम हो सकता है। तो इसकी ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालेंगे? माने अगर हमारी ये 2 कंडीशन है कि हमने मकान को कम किराए पर उठाया हुआ है या हमारा अप्राप्त किराया है, तो उसकी हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि उस मकान का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है। उस मकान का एक्सपेक्टेड रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बराबर एक्सपेक्टेड रेंट माइनस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इनटू वैकेंट पीरियड। इंटू वैकेंट पीरियड बटे 12। एक साल में 12 महीने हैं तो 12 से बटा कर देंगे, और हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट हम ये देखेंगे कि वास्तव में हमको इस मकान पर कितना किराया मिल सकता था, उचित किराया इसका क्या हो सकता है, उसको कर देंगे और माइनस कर देंगे वास्तव में जो हमको किराया मिला है, कितने समय तक हमारा मकान खाली रहा है, बटे 12 कर देंगे। इसको निकालने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट में घटा देंगे, जो अमाउंट हमारी आएगी वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कर देंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स जो आएगा उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो रकम आएगी वो हमारी हो जाएगी एनुअल वैल्यू। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी मकान का एनुअल मूल्य निकालते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी मकान पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं, हम इन प्रावधानों के आधार पर एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि मकान हमारा किराए पर उठा है कि नहीं उठा है, स्वयं के मकान पर आ रहा है, कितने समय तक किराए पर उठा हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, फेयर रेंट क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है। इन सब के आधार पर हम क्या करेंगे? पहले एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। इस एनुअल वैल्यू में अब हम धारा 24 के अंतर्गत जो कटौतियां हैं उन कटौतियों को माइनस कर देंगे, और कटौतियों को माइनस करने के बाद जो रकम आएगी वो रकम हमारी हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो एनुअल वैल्यू है उसमें कौन कौन सी कटौतियाँ धारा 24 के अंतर्गत स्वीकृत हैं। तो अब आते हैं कटौतियाँ या डिडक्शन।
देखिए, जब एनुअल वैल्यू निकल आती है तो उस एनुअल वैल्यू को निकालने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, कटौतियों को माइनस करते हैं, कटौतियों को घटाते हैं। तो कटौतियाँ हमारी जो सबसे पहली है वो है वैधानिक कटौती या स्टैट्यूटरी डिडक्शन धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत जो हमारी वैधानिक कटौती है तो वो नंबर 1 में आती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन इसको हम कहते हैं वैधानिक कटौती। देखिए, वैधानिक कटौती क्या है? ये वैधानिक कटौती प्रत्येक प्रकार के मकान पर हर करदाता को मिलती है। प्रत्येक करदाता को वैधानिक कटौती मिलती है, बशर्ते उस मकान को किराए पर उठा हुआ होना चाहिए। और ये वैधानिक कटौती क्यों मिलती है? वैधानिक कटौती इसलिए मिलती है कि अगर किसी करदाता को अपने मकान की मरम्मत करना है, उसकी पुताई करवाना है या उसकी साज सज्जा पर कुछ व्यय करना है, माने ये माना जाता है कि मकान पर कुछ न कुछ प्रतिवर्ष व्यय होता रहता है। कभी उसकी साज सज्जा कराना है, कभी रिपेयरिंग कराना है, कभी उसकी पुताई कराना है, अन्य जो उसके साज सज्जा के व्यय हैं वो सब करने पड़ते हैं। तो अब करदाता इन व्ययों को कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, चाहे मरम्मत कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, पुनर्निर्माण करा रहा हो चाहे ना करा रहा हो, साज सज्जा पर कुछ व्यय कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, प्रत्येक मकानों पर एनुअल वैल्यू का 30% वैधानिक कटौती स्वीकृत होती है। माने प्रत्येक सवाल में आपको वैधानिक कटौती के रूप में 30% स्वीकृत होती है। ये कटौती कितनी स्वीकृत होती है? 30%। तो वैधानिक कटौती जो आपको होगी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, माने वार्षिक मूल्य का 30%। वार्षिक मूल्य का 30% ये प्रत्येक मकानों पर स्वीकृत होती है। करदाता चाहे मरम्मत कराए चाहे न कराए, पुताई कराए चाहे न कराए, उसकी रिपेयरिंग कराए चाहे न कराए, ये प्रत्येक करदाता की दशा में स्वीकृत होता है। और कितना स्वीकृत होता है? हमने जो भी एनुअल वैल्यू आपको बताया था उस एनुअल वैल्यू का आपको 30% निकाल देना है धारा 24 के अंतर्गत वैधानिक कटौती के रूप में। तो ये तो आपका नंबर 1 थी वैधानिक कटौती। अब नंबर 2 में है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है ऋण पर ब्याज। अब ऋण पर ब्याज क्या है? ऋण पर ब्याज ये है कि अगर किसी करदाता ने किसी मकान को बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, मरम्मत के लिए या पुनर्निर्माण के लिए किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से अगर उसने कोई ऋण लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, तो उस ऋण का जो ब्याज होगा वह ब्याज भी धारा 24 के अंतर्गत कटौती योग्य होता है। समझ लीजिए कि यदि किसी मकान संपत्ति को बनाने के लिए, किसी मकान संपत्ति से हमारा मतलब ये है कि जिस मकान संपत्ति का हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज्ञात कर रहे हैं, जिस मकान की हम हाउस प्रॉपर्टी ज्ञात कर रहे हैं या जिस मकान की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, उस मकान को बनवाने के लिए, खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए, मरम्मत के लिए या उसके पुनर्निर्माण के लिए करदाता ने कोई ऋण लिया हुआ है, तो उस ऋण के जो ब्याज दे रहा होगा, उस ऋण पर जो ब्याज लग रहा होगा, वह ब्याज पूरी तरह से कटौती योग्य होता है। किस दशा में? यदि मकान किराए पर उठा हुआ है। किराए पर जो मकान उठा हुआ है तो प्रतिवर्ष उस पर जो ब्याज लगना है वह कटौती योग्य होता है, परंतु उसी ऋण पर ब्याज कटौती योग्य होता है जो मकान के मरम्मत के लिए लिया गया है, मकान के निर्माण के लिए लिया गया है, मकान को क्रय करने के लिए लिया गया है, मकान के पुनर्निर्माण के लिए लिया गया है, वही मकान, वही लोन कटौती योग्य होता है। परंतु यदि आपने लोन अन्य पर्पज से लिया है, जैसे आपको अपनी लड़की की शादी करना है, आपको
कुछ और चीज़ क्रय करना है, इसके लिए अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो उसका ब्याज कटौती योग्य नहीं होगा, बल्कि मकान को खरीदने, बनवाने, मरम्मत कराने के लिए, पुनर्निर्माण कराने के लिए अगर आपने कोई ऋण लिया है तो पूरा ऋण, उसका जो ब्याज होगा, ब्याज के ऋण की में जो ब्याज की रकम होगी वो पूरी कटौती योग्य होती है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि मकान यदि करदाता स्वयं के रहने के लिए प्रयोग कर रहा है, करदाता यदि मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग कर रहा है तो उस संबंध में इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या नियम है। यदि करदाता ने किराए पर उठाया हुआ है तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या प्रावधान है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको बताना है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि दो प्रकार के मकान हैं। एक तो वो मकान जो करदाता स्वयं के रहने के लिए प्रयोग कर रहा है, उसके दशा में इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या प्रावधान है। एक तो वो मकान जो करदाता ने किराए पर उठाया हुआ है, उस मकान पर इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या है। तो सबसे पहले स्वयं में इंटरेस्ट ऑन लोन के अंतर्गत नंबर ए, स्वयं प्रयुक्त हेतु मकान। नंबर ए, स्वयं प्रयोग हेतु मकान। देखिए, करदाता ने यदि स्वयं के प्रयोग के लिए कोई मकान लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, कोई मकान है, उस मकान को उसने लोन लेकर के बनवाया है या लोन लेकर के क्रय किया है या लोन लेकर के उसने मरम्मत कराया है, और उस मकान में वो खुद रहता है। क्या करता है, उस मकान में वो खुद रहता है, तो वहाँ पर कितनी रकम कटौती योग्य होगी। यहाँ पर हमको ये देखना है कि ऋण कब लिया गया है, ऋण हमारा कब लिया गया है, किस दशा में। यदि उस मकान में करदाता खुद रहता है, यदि मकान 1/4/1999 से पहले लिया गया है, यदि मकान 1 अप्रैल 1999 से पूर्व लिया गया है तो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन आर अथवा ₹30,000 which ever is less will be deductible। माने यदि मकान 1 अप्रैल 1999 से पहले लेकर के मकान को बनवाया गया है तो उस दशा में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो रकम या ₹30,000, इन दोनों में जो रकम सबसे कम होगी वो कटौती योग्य हो जाती है। किस दशा में, यदि मकान स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है। यदि मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहा है तो जो कटौती की रकम है अधिकतम कितनी है, 30,000। मतलब 30,000 से ज़्यादा आपको कटौती नहीं मिलेगी यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 से पूर्व लिया गया। यदि मकान नहीं, यदि ऋण या लोन 1 अप्रैल 1999 से पूर्व लिया गया है। अब दूसरा है, यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 को या इसके बाद लिया गया है, इसके बाद लिया गया है। अब देखिए, यदि करदाता जिस मकान पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहा है वो उस मकान पर खुद रहता है और जो ऋण है वो कब लिया गया है, 1 अप्रैल 1999 को लिया गया है या इसके बाद लिया गया है। तो यदि इसके बाद लिया गया है तो कितना कर मुक्त होगा, वहाँ पर आपका 2 लाख तक अधिकतम कर मुक्त हो जाता है। ऋण की जो मैक्सिमम अमाउंट है कितनी है, मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख। अब देखिए, यदि मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहा है, यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया है तो 30,000 कर मुक्त होता है। यदि ऋण
1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है तो मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए है। मतलब वास्तव में ब्याज की रकम या अधिकतम 2 लाख रुपए तक ये आपका कटौती योग्य होता है। परंतु यहाँ पर यह है कि आपको 5 वर्ष के अंदर मकान का निर्माण करा लेना चाहिए। जो आपने ऋण इस दशा में 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर आपने ऋण लिया है तो यहाँ पर आपको 2 लाख की छूट तभी मिलेगी जब आप ऋण लेने के बाद 5 वर्ष के अंदर निर्माण करा लेंगे। यदि आप 5 वर्ष के अंदर निर्माण नहीं कराते हैं तो फिर आपको ये 2 लाख की छूट नहीं मिलेगी, आपको छूट केवल 30,000 की मिल जाएगी। यहाँ पर लिख लीजिए नोट, अगर ऋण लेने के बाद के बाद 5 वर्ष के अंदर मकान नहीं बनवाया गया तो 2 लाख की जगह केवल 30,000 रुपये की कटौती मिलेगी। ये आपको ध्यान देना है कि यदि मकान स्वयं के प्रयोग पर यूज हो रहा है और मकान ऋण हमने 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है तो हमको 30,000 की छूट मिलती है अधिकतम, और यदि 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है तो हमको 2 लाख की छूट मिलती है अधिकतम। परंतु ये 2 लाख की छूट हमें तभी मिलेगी यदि 5 वर्ष के अंदर हमने मकान बनवा लिया है। अगर 5 वर्ष के अंदर हमने मकान नहीं बनवाया है तो हमको ये छूट नहीं मिलेगी। अब नंबर बी में ऐसे मकान जो किराए पर उठे हुए हैं। किराए पर उठे हुए मकानों के संबंध में किराए पर उठाए गए मकान के संबंध में, देखिए मकान यदि किराए पर उठा दिया गया है मकान यदि किराए पर उठा दिया गया है तो उसके संबंध में हमको इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या छूट है। अगर मकान किराए पर उठाया गया है तो प्रतिवर्ष उसका जो ब्याज लगता है, प्रतिवर्ष उसका जो ब्याज लगता है वो क्या होता है, ब्याज की वास्तविक रकम प्रतिवर्ष आपकी कटौती योग्य हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, उस 10 लाख पर आपको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ रहा है। उस 10 लाख पर आपको 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ रहा है। तो जब तक आपने उस लोन को नहीं चुकाया है, जब तक आपने उस लोन को नहीं चुकाया है तो तब तक आपको 1 लाख रुपए की कटौती मिलती रहेगी इंटरेस्ट ऑन लोन के संबंध में। तो नंबर 1 है प्रतिवर्ष ब्याज। प्रतिवर्ष ब्याज, जो प्रतिवर्ष ब्याज लगा है तो वास्तविक रकम कटौती योग्य होती है। वास्तविक रकम कटौती योग्य है। जो प्रतिवर्ष आपका ब्याज लग रहा है तो वास्तव में जो रकम है वो कटौती योग्य हो जाएगी। अब दूसरा एक चीज़ आपको और देखना है, निर्माण से पूर्व का ब्याज। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, निर्माण से पूर्व का ब्याज। देखिए जैसे आपने किसी गत वर्ष में क्या किया, लोन ले लिया और उस लोन को लेकर के आपने मकान का निर्माण शुरू कर दिया। क्या कर दिया, मकान को बनवाना शुरू कर दिया। अब मकान आपका बन करके किसी अवधि में तैयार हो जाएगा। जैसे आपने ऋण लिया 1 अप्रैल 2005 को आपने ऋण लिया, मकान आपका बन के तैयार हो रहा है
31 मार्च 2007 को, ठीक है। तो कितने वर्ष हो गया? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज मान लीजिए आपका निकल आया 5 लाख। 5 लाख मान लीजिए निकल आया, 2 वर्ष का ब्याज आपका निकल आया 5 लाख। तो निर्माण से पूर्व अवधि का जो ब्याज है वो भी आपका 5 वार्षिक किस्तों में 5 वर्षों तक कटौती योग्य हो जाता है। कितनी? 5 वार्षिक किस्तों में। अगर आपने 1 अप्रैल 2005 को लोन लिया है, 31 मार्च को आपका मकान बना, इसको आपने लिया, ऋण लिया, और 31 मार्च 2007 को मकान पूर्ण हुआ, तो 2 वर्ष का अगर आपका 5 लाख रुपए ब्याज का होता है तो इसका क्या करेंगे? 5 लाख का 1/5 कर देंगे, माने 5 वार्षिक किस्तों में एक किस्त आपकी कितनी बन गई? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए आप 5 सालों तक इसकी भी कटौती आपको मिल जाएगी। तो निर्माण से पूर्व अवधि का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 वार्षिक किस्तों में लिया जाता है। निर्माण से पूर्व अवधि का जो ब्याज है तो 5 वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य है। तो ये आपका था इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रावधान। इंटरेस्ट ऑन लोन मेन यही था, हमारे ऐसे मकान जो स्वयं के यूज पर प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें करदाता खुद रहता है। तो यदि मकान 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया गया है तो 30,000 की छूट मिल जाएगी। यदि लोन 1 अप्रैल 1999 को या इसके बाद लिया गया है तो 2 लाख की छूट मिल जाएगी। यदि आपने किराए पर उठा दिया है तो जितना भी ब्याज लग रहा होगा प्रतिवर्ष वो आपका कटौती योग्य हो जाएगा। अगर आपके मकान बनने के पहले का कोई ब्याज है उसको भी 1/5 आपका क्या हो जाएगा? कटौती योग्य हो जाएगा। तो धारा 24 के अंतर्गत केवल यही 2 प्रकार की कटौतियाँ थी, एक तो वैधानिक कटौती और दूसरा था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन या ऋण पर ब्याज की कटौती। ये कटौतियाँ भी हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। अब हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो मेन प्रावधान थे कि किस प्रकार से हम किसी मकान संपत्ति का एनुअल वैल्यू निकालेंगे, तो पहले हमको ग्रास एनुअल वैल्यू निकालना है। ग्रास एनुअल वैल्यू में फिर हम क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स घटा देंगे, एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उस एनुअल वैल्यू में हम 2 प्रकार की कटौतियां घटा देंगे, एक तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन और दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। धारा 24 की ये दोनों कटौतियां घटाने के बाद जो हमारी रकम आती है वो होती है जो आय का दूसरा स्रोत है, जो इनकम का सेकंड हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ज्ञात हो जाती है। अब आपको बताना है MCQ। बच्चों ये कुछ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पूरा विस्तार से इसकी जो थ्योरी थी वो बता दिया है। पुनः एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सवाल लगाने के पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एनुअल वैल्यू निकालना है। और एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम ग्रास एनुअल वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। ग्रास एनुअल वैल्यू में हम देखते हैं जो अनेकों प्रकार का रेंट दिया हुआ है, जैसे नगर पालिका मूल्यांकन है, फेयर रेंट दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेंट, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत मकान आता है तो आपका स्टैंडर्ड रेंट भी दिया होगा, रेंट रिसीप्ट दिया है। इनके आधार पर इन सभी जो अनेकों प्रकार के किराया दिए हुए हैं उनके आधार पर हम ग्रास एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब उस ग्रास एनुअल वैल्यू में जो नगर पालिका कर दिए हुए हैं, म्युनिसिपल टैक्स दिए हुए हैं, उन नगर पालिका कर को घटा दिया जाता है। अब इस नगर पालिका कर के संबंध में एक बात आपको ये बताना है कि अगर नगर पालिका कर आपके परसेंटेज में दिए हुए हैं कि नगर पालिका कर मूल्यांकन का 10% है, तो ये जो परसेंटेज दिया रहता है इसको हमेशा हम नगर पालिका मूल्यांकन का 10% निकालते हैं। जो नगर पालिका मूल्यांकन होता है कि नगर पालिका ने मान लीजिए किसी मकान का मूल्यांकन 1 लाख किया हुआ है तो उसका हमको 10% निकालना है। अगर दिया हुआ है कि 5% नगर पालिका कर लगता है तो हमको नगर पालिका मूल्यांकन पर ही वो 5% निकालना है। मतलब जो नगर पालिका कर यदि रकम में दिए हुए हैं तो ठीक है, अगर रकम में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो नगर पालिका मूल्यांकन जो दिया हुआ है उसी में वो परसेंटेज निकाल लेते हैं और ग्रास एनुअल वैल्यू में नगर पालिका कर को घटा देते हैं। फिर हमारी आ जाती है एनुअल वैल्यू। अब उस एनुअल वैल्यू में हम क्या करते हैं, जो धारा 24 के अंतर्गत कटौतियां हैं, 2 प्रकार की कटौती है। एक तो वैधानिक कटौती जो कि एनुअल वैल्यू का 30% है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन ऋण पर ब्याज। तो ये दोनों कटौतियाँ घटा देते हैं। घटाने के बाद जो रकम आती है वो आपका हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये हम आपको विस्तार से भी बता चुके हैं। अब कुछ इसके MCQ क्वेश्चन देखने हैं। तो ये कुछ MC क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इनको हल करते हैं। देखिए आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है। आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती है। मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती है। वार्षिक मूल्य का 1/5, वार्षिक मूल्य का 1/4, वार्षिक मूल्य का 30% और प्राप्त किराए का 1/4%, प्राप्त किराए का 1/4। हमने आपको बताया था कि ऋण पर ब्याज को आपको छोड़ देना है। आपको दो प्रकार की कटौती मिलती है, एक तो ऋण पर ब्याज की कटौती और एक वैधानिक कटौती। तो कह रहा कि ऋण पर ब्याज को छोड़ देना है, तो ऋण पर ब्याज को अगर आप छोड़ देंगे तो क्या बचा, वैधानिक कटौती। और वैधानिक कटौती कितना कर योग होती है, कटौती योग होती है। वैधानिक कटौती वार्षिक मूल्य का 30% कटौती योग होती है। वैधानिक कटौती वार्षिक मूल्य का 30% कटौती योग होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो C ऑप्शन है वो C ऑप्शन सही हो जाएगा कि वार्षिक मूल्य का 30% कटौती योग होगा। किस धारा के अंतर्गत, धारा 24 की उपधारा A के अंतर्गत। अब नंबर 2 में आते हैं। भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती योग्य है। मान लीजिए कि आपने कोई मकान आप बनवाना है और उस बनवाने के लिए आपने पहले से कोई ऋण ले रखा है, तो उस ऋण पर माने जो मकान आपका जब से बन के तैयार हुआ है उससे पहले का जो ऋण होता है वो भी आपका कटौती योग्य है धारा 24 के अंतर्गत। और कितना कटौती योग्य है, 5 वर्षों में 5 किस्तों में आप उसकी कटौती प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 5 वर्षों में 5 किस्तों में। अगर मान लीजिए कि आपने जब ऋण लिया है उसके बाद आपने मकान बनवाया, अब उसके बीच का आपका 1 लाख रुपए ब्याज हो गया। मतलब जैसे आपने 2010 में कोई ऋण लिया, 2010 के बाद 2012 में आपका मकान बन करके तैयार हुआ। अब इन 2 सालों का जो ब्याज होगा वो ब्याज आपका निकल रहा है 1 लाख। 1 लाख निकल रहा है तो 1 लाख का क्या करेंगे, इसका 1/5 कटौती आपकी 5 सालों तक वो कटौती योग्य होती जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन के अंतर्गत। तो 5 वर्षों तक वो उस प्रकार के ब्याज जो मतलब पहले का है, जो मकान के बनने से पहले का ब्याज है, तो वो 5 वर्षों तक 5 किस्तों में आपका कटौती योग्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का D आंसर सही हो जाएगा। तीसरा है, आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय, मतलब जैसे हमको इनकम टैक्स लगाना है तो किस मकान पर लगाएंगे, रहने का मकान, कार्यालय के प्रयोग का मकान या गोदाम। अगर आपका कोई मकान है उसको आप रहने के लिए मकान किराए पर दिया हुआ है, रहने के लिए दिया हुआ है, या आपने किसी को कार्यालय के प्रयोग के लिए मकान किराए पर दिया हुआ है, या गोदाम पर वो मकान प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये मकान का मतलब क्या है, ये सभी। यहाँ पर नंबर 3 में ये सभी आंसर आपका सही होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चौथा है, किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती अधिकतम है। जो मकान आपका किराए पर उठा हुआ है उसके किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए अगर आपने कोई ऋण लिया है तो उस पर ब्याज की कटौती क्या है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था कि यदि आपने ऋण लिया हुआ है और उस ऋण से लेकर के मकान बनवाया है और उस मकान पर आप खुद रहते हैं, उस मकान पर आप खुद रहते हैं, तो यदि ऋण आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है, ऋण आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो 30,000 की कटौती मिलती है। यदि ऋण आपने 1 अप्रैल 1999 को लिया है या उसके बाद लिया है तो कटौती आपको कितने की मिल जाएगी, 2 लाख की मिल जाएगी। परंतु जब आप उस मकान को किराए पर उठा देते हैं तो फिर आपकी जो ब्याज की रकम है उसकी कोई सीमा नहीं है, ना उसमें अधिकतम सीमा 30,000 है, ना अधिकतम सीमा 2 लाख है, बल्कि जितनी ब्याज की रकम आपको लग रही है तो पूरी कटौती योग्य हो जाएगी। किस दशा में, यदि मकान किराए पर उठा हुआ है। तो यहाँ पर आपका D ऑप्शन सही हो गया, कोई सीमा नहीं। मतलब अगर आपका मकान किराए पर उठा हुआ है तो जितनी भी रकम आप ब्याज के रूप में भुगतान कर रहे हों वो पूरी की पूरी कटौती योग्य हो जाएगी। और अगला है, स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है। अगर आपका कोई मकान है उसको स्वयं के व्यापार में उपयोग में ले रहे हैं, स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है, शुद्ध लाभ, उचित किराया, नगर पालिका मूल्य या शून्य, ये शून्य हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपका मकान है और आप उस पर अपना व्यापार चला रहे हैं तो उसका जो वार्षिक मूल्य होगा, मकान का जो आय होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कर योग्य नहीं होगी,
कहाँ पर करयोग हो जाएगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में करयोग हो जाएगी, यहाँ पर आपकी शून्य हो जाएगी। स्वयं के व्यापार के लिए अगर आपका मकान प्रयोग में आ रहा है तो उसकी आय आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शून्य हो जाएगी। अगले में आते हैं 6 नंबर में। राम ने स्वयं के रहने का मकान 2015 में क्रय किया, जिस पर उसने 10 लाख का ऋण लिया। ब्याज की कटौती होगी यदि गत वर्ष में देय ब्याज 1.5 लाख है, 1,50,000 है। देखिए अब यहाँ पर राम ने जो ऋण लिया है, कितने का ऋण लिया है, 10 लाख का ऋण लिया है, और उस पर वो कितना ब्याज दे रहा है, 1,50,000 ब्याज दे रहा है। परंतु मकान कहे में प्रयोग हो रहा है, स्वयं के रहने में मकान प्रयोग हो रहा है। हमने आपको बताया था कि मकान यदि किराए पर उठा दिया गया है तो वहाँ पर तो ब्याज की कोई सीमा नहीं है, जितना भी ब्याज होगा पूरा कटौती योग्य हो जाएगा। परंतु यदि मकान स्वयं के रहने के प्रयोग में आ रहा है, स्वयं के रहने के लिए है, तो यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है, यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया गया है तो 30,000 रुपये तक कटौती योग्य होता है। यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 को या इसके बाद लिया गया है तो 2 लाख तक कटौती योग्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मकान कब लिया गया है, ऋण कब लिया गया है, 2015 में। 2015 में उसने मकान क्रय किया और ऋण कब लिया, 2015, मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद वो ऋण ले रहा है। तो कितना कटौती योग्य हो जाएगा, अधिकतम 2 लाख, परंतु वास्तव में कितना ब्याज है, देय ब्याज 1.5 लाख है। तो यहाँ पर कितना कटौती योग्य हो जाएगा, 2 लाख, या वास्तव में जो ब्याज की रकम होगी अधिकतम 2 लाख तक है, तो यहाँ पर कितनी रकम है, 1.5 लाख, तो आपका 1.5 लाख सी आंसर सही हो जाएगा। मतलब यदि ऋण 1 अप्रैल 1999 को या इसके बाद लिया गया है तो 2 लाख रुपए तक कटौती योग्य है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा कटौती योग्य नहीं है। अगर 2 लाख से कम है ब्याज तो कम कटौती योग्य हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए या वास्तव में देय ब्याज, दोनों में जो रकम कम होती है वो कटौती योग्य होती है। तो यहाँ पर 1.5 लाख है तो 1.5 लाख आपका कटौती योग्य हो जाएगा। स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है। अगला सवाल है आपका 7वां। स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है नगरपालिका मूल्यांकन, बी उचित किराया, सी शून्य और डी मानक किराया। माने अगर कोई मकान अपने खुद का यूज पर आ रहा है तो उसका जो वार्षिक मूल्य होता है वो नील होता है, माने शून्य होता है। तो 7वें का आपका सी आंसर सही है। अगर स्वयं के रहने वाला मकान है तो उसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, एनुअल वैल्यू उसकी नील होती है यदि स्वयं के रहने पर है। और यदि मकान आपने किराए पर उठा दिया है तो फिर आपको देखना पड़ेगा रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है तो फिर नगरपालिका मूल्यांकन, फेयर रेंट या एक्चुअल रेंट रिसीव, इन तीनों में जो रकम ज़्यादा होगी वो मकान का मूल्य होगा। यदि मकान हमारा ऐसे शहर में आता है जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा प्रावधानों के आधार पर। परंतु यदि मकान स्वयं के यूज पर आ रहा है, खुद उसमें किराए मकान मालिक रह रहा है या स्वयं करदाता खुद अपने मकान में रह रहा है, तो वहाँ पर जो एनुअल वैल्यू हो जाएगी वो नील हो जाती है। कौन सी मकान संपत्ति की आय कर योग्य नहीं है, ऐसा कौन सा मकान है जिसकी आय कर योग्य नहीं होती है। फार्म हाउस, ये आपका कर योग्य नहीं है। अगर कोई आपका खेतों के पास कोई मकान है, वहाँ पर आपने कृषि कार्य से संबंधित यूज होता है या उसको आपने किराए में दे दिया है कृषि कार्य से संबंधित, तो आपका कटौती हो, मतलब उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। राजा महाराजाओं के जो महल हैं वो भी आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते हैं। व्यापारिक भवन है वो भी आपका यहाँ कटौती योग्य हो जाएगा, क्योंकि वो व्यापारिक भवन है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसकी आय कटौती कर योग्य हो जाती है। इसका मतलब है ये तीनों भवन आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते। तो आंसर आपका कौन सही हो जाएगा, 8वें का डी आंसर सही हो जाएगा कि ये सभी मकान आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते। फार्म हाउस भी नहीं आता है, राजा का महल भी नहीं आता है, या व्यापारिक भवन है, या आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आते। अगला है, एक मकान का वार्षिक मूल्य 40,000 है, धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती होगी। हमने आपको बताया था कि एनुअल वैल्यू पर धारा 24 के अंतर्गत आपको कटौतियाँ दी जाती हैं, और कटौतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो वैधानिक कटौती और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वो पूछ रहा है कि धारा 24A के अंतर्गत वैधानिक कटौती कितनी होती है। वैधानिक कटौती आप जानते हैं कितनी होती है, 30% होती है। कहे कि एनुअल वैल्यू का 30%। अब यहाँ पर आपकी एनुअल वैल्यू कितनी है, 40,000, तो 40,000 का 30% आप निकाल लीजिए। 40,000 का 30% तो कितना हो जाएगा, 12,000। माने जो आपकी वैधानिक कटौती मिले कितने की मिल जाएगी, 12,000 की। तो यहाँ पर 12,000 सी में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सी आपका आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर सही है कि 40,000 अगर किसी सवाल का वार्षिक मूल्य है तो उसका 30% आपको वैधानिक कटौती मिल जाएगी, और 40,000 का 30% होता है 12,000, तो नंबर सी में 12,000 दिया हुआ है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और लास्ट आपका MCQ क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है। मतलब जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सवाल लगाते हैं तो जो हम टैक्स की गणना करते हैं, आय की गणना करते हैं, तो कहे पर करते हैं, नगर पालिका मूल्य पर करते हैं कि प्राप्त किराया पर करते हैं या मानक किराए पर करते हैं या वार्षिक मूल्य पर करते हैं। हमने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम सबसे पहले एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उस एनुअल वैल्यू में हम कटौतियाँ घटा देते हैं, कटौती घटाने के बाद फिर हमारा आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा डी, वार्षिक मूल्य। वार्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 10, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार क्या होता है? एनुअल वैल्यू होती है, वार्षिक मूल्य होता है, प्राप्त किराया और नगर पालिका मूल्य, मानक किराया। इनके आधार पर तो हम देखते हैं कि इन जो हमारे पॉइंट दिए हुए हैं, प्राप्त किराया कितना है, नगर पालिका मूल्यांकन कितना है या स्टैंडर्ड रेंट कितना है, इनके आधार पर हम एनुअल वैल्यू की गणना करते हैं। परंतु जहाँ पर आय की गणना का आधार आता है कि हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो हमको आय निकालनी है, कहे पर निकालनी है, वो नगर पालिका मूल्यांकन पर नहीं निकालते या प्राप्त किराया पर नहीं निकालते, बल्कि वो कहे पर निकालते हैं, एनुअल वैल्यू पर निकालते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 था उसका आंसर आपका डी सही था, वार्षिक मूल्य। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न थे, MCQ क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर था पूरा हमने आपको विस्तार से सभी प्रावधान बता दिए हैं, किस प्रकार आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है, उसके पहले आपको किस प्रकार से ग्रास एनुअल वैल्यू निकालनी है, फिर टैक्स घटाना है, इसके बाद फिर आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी, उस एनुअल वैल्यू में से आपको कौन कौन सी कटौतियाँ घटानी है, वो कटौतियाँ भी हमने आपको विस्तार से बता दिया है, और जो आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे वो भी आपको बता दिया है। आप कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सबसे बड़ा दुख ये रहता है कि आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं। आप कृपया हमारा जो भी वीडियो देखें उस पर आप कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स अगर आप लोग करते हैं तो हमको उससे ये पता चल जाता है कि हमको अपना वीडियो कैसे बनाना है, लड़के क्या चाहते हैं, क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और उन बच्चों के लिए जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, कृपया सबसे पहले वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो हैं वो वीडियो आपको मिल जाएं। आप कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव के नाम से आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो जो भी इनकम टैक्स के हैं, लगभग 8-10 वीडियो हैं, वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो नए हैं, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं बचा। हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा समय लेकर के आपको पूरा सिलेबस पूरा करें। मैं पुनः एक बार आपसे कहता हूं कि आपके इनकम टैक्स का मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपके परीक्षाओं के पहले तक पूरा ख़त्म कर दूंगा। बस उसके लिए आपको आना है, हमारे चैनल पर आना है और आपको वीडियो देखना है। हमने आपको ये भी बताया है कि आपको पूरा डिस्कस देखना है, और हमारे जो MCQ क्वेश्चन हैं उनके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप जब परीक्षाएं हो उसके एक दिन पहले जो हर चैप्टर के जो स्क्रीनशॉट है उनको इकट्ठा कर लीजिए और उसको देखिए। इस प्रकार देख करके आपको पता चल जाएगा कि पहले का सी सही है, दूसरे का डी सही है, ये दूसरा अगर समझ में नहीं आ रहा कि डी क्यों सही नहीं है, तो आप पीछे कर करके हमारे जो वीडियो है उसको पीछे करके आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने आपको पूरा डिस्कस किया होगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो बस एक पुनः इसी निवेदन के साथ कि जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, कृपया सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया अपने कमेंट्स ज़रूर करें, और कमेंट्स के साथ साथ अपने जो दोस्त हैं आपके उन पर कृपया शेयर कर दें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, वो भी परीक्षाओं के टाइम में उनका भी कुछ हित हो सके, तो आप उनको शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी ये दे दूँ कि जब आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाएंगी, जब परीक्षाएँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी उसके अगले दिन मैं आपको एक वीडियो दूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम BCom। अगर हमारे ऐसे लड़के जिन्होंने BCom किया हुआ है, ऐसे छात्र जिन्होंने BCom किया हुआ है, उनको किन किन फील्डों में जॉब मिल सकता है, और जॉब मिलने के लिए आपको और क्या कोर्स साथ में कर लेना चाहिए जिससे कि आपकी जॉब सिक्योर हो जाए, पक्की हो जाए। इसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कई जगह पता कर रहा हूँ कि मतलब वो ऐसे कोर्स हैं, कहाँ कोर्स हैं, कहाँ पर उनकी फ़ीस क्या है, वो सब मैं सर्च कर रहा हूँ। इस समय पूरा मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ, और इकट्ठा करने के बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा, परीक्षाओं के बाद आपको दूंगा, जिससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि आपको किस फील्ड में जॉब करना है।
और कौन सा कोर्स अभी आपको बीकॉम के करने, जैसे कि आप जानते हैं कि बीकॉम तो बहुत लड़के कर लेते हैं, बीकॉम करने के बाद ज़्यादातर वो लोग बेरोजगार रहते हैं, घर चले जाते हैं और घर में अपना खेती किसानी या छोटे मोटे जो काम हुए उनको करने लगते हैं। बहुत बड़ी जॉब या बहुत अच्छे पैकेज वाले जॉब उनको नहीं मिल सकते हैं। तो परीक्षाओं के बाद मैं इसी पर एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि जो छात्र हमारे कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के पढ़े हुए हैं, कॉमर्स साइड लेकर के जिन्होंने पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर लिया है, उनको ऐसा कौन सा कोर्स कर लेना चाहिए, उसकी फ़ीस कितनी होगी, वो मतलब कोर्स कहाँ से कराया जा रहा है, जिससे कि आपको जॉब चुनने में, विशेष क्षेत्र चुनने में कि हमको किस फील्ड पर काम करना है, तो फाइनेंस पर करना है, इंश्योरेंस पर करना है, मैनेजमेंट पर करना है, सेल्स पर करना है, तो ये दुनिया भर की जो फील्डें हैं उनके विषय में मैं आपको विस्तार से एक वीडियो दूंगा जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा। कृपया उसको भी देखें, परंतु उसको मैं आपकी परीक्षाओं के अगले दिन ये वीडियो दूंगा। बस आप पुनः एक बार आपसे इस निवेदन के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट में आप हमारी जो कमियाँ हैं उनको भी आप लिख करके जरूर बताइए कि सर आप इस प्रकार समझाइए, इस प्रकार बताइए, यहाँ पर ये कमियाँ हैं वो भी आप हमको बताइए। दोस्तों, हमको इस बात का दुख है कि कल मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया हूँ, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से कल आपका वीडियो छूट गया था। इसलिए मैंने आज कोशिश किया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आज पूरा ख़त्म करना है, तो इसलिए मैंने पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पूरे प्रावधान आपको बता दिए हैं और पूरे MCQ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो सब आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार कल हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे कल पूरा चैप्टर यहाँ पर डिस्कस हो जाए और उसके जो क्वेश्चन है वो भी MCQ क्वेश्चन वो भी यहीं पर कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।